नमस्कार, मैं डीसी मिश्रा आपका रीजनिंग एजुकेटर करता हूं आप लोगों का स्वागत रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया चकाचक किस्म के होगे तुम लोग, हैं बढ़िया होगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, है कि नहीं। और उसी पढ़ाई लिखाई के क्रम में जो श्रृंखला रोज शाम को 6 बजे आप लोगों को मिलती है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा 22 दिसंबर को होने जा रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं। सी सेट में जो 25 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के पूछे जाते हैं उनकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो रीजनिंग फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स, दैट इज सी सेट। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सत्र का ये रहा। आज के सत्र का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है शब्द डिजिटल के तीसरे, पांचवें और छठे वर्ण तथा शब्द रिस्पेक्ट के पहले, पांचवें और सातवें वर्ण, इन सभी 6 वर्णों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अगेन मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन है। कल भी एक क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने मीनिंगफुल वर्ड का, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे डिनर और डाइनर में। DINER ये 5 अक्षर मिले थे, इन 5 अक्षरों से एक शब्द बन रहा था DINER यानी डाइनर करके। कंफ्यूजन था कि डाइनर करके क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता भी है कि नहीं। और आप लोगों के दिमाग में क्या था? डिनर, तो डिनर में तो डबल एन होता है। तब मैंने बताया कि डाइनर इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल वर्ड, जिसका मतलब होता है रेस्टोरेंट में भोजन करने वाला या डिनर करने वाले व्यक्ति को डाइनर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। डिजिटल के तीसरे, पांचवें और छठे अक्षर। तो डिजिटल शब्द का तीसरा अक्षर जी है, पांचवा अक्षर टी है और छठा अक्षर है ए। तो जी, टी और ए, ये 3 अक्षर यहां से मिले। फिर रिस्पेक्ट के पहले, पांचवें और सातवें अक्षर से। तो रिस्पेक्ट का पहला अक्षर क्या है? आर है। फिर पांचवा अक्षर अगर निकालेंगे तो ई है और सातवां अक्षर निकालेंगे तो टी। इन 6 अक्षरों का प्रयोग करके कह रहा है कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर इन 6 अक्षरों को देखते हैं, GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एक गेम है, कंप्यूटर गेम है, बहुत पॉपुलर गेम है। ठीक है, तो GTA RET, इनसे क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? देखो इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, विच इज टारगेट। बन जाएगा ना, TAR और GET, टारगेट नामक एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है ना। ठीक है, तो टारगेट क्या हुआ? एक मीनिंगफुल वर्ड हुआ। टारगेट मतलब निशाना। तो एक मीनिंगफुल वर्ड तो बन रहा है। क्या और कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ नजर आ सकता है इससे? नहीं। तो केवल कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं? एक, और यही एक हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। 3 शब्द हैं, आपस में किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं। शब्द क्या दिए गए हैं? माता, होमोसेपियन और महिला। ठीक है, माता, होमोसेपियन और महिला। अच्छा, होमोसेपियन किसको बोलते हैं? मनुष्यों को, है कि नहीं। वी आर होमोसेपियंस, उसमें पुरुष भी आता है, महिला भी आता है। हम सभी को, यानी जो मानव जाति है उसको होमोसेपियंस बोला जाता है। ठीक, तो अब अगर इसका उचित वेन डायग्राम निकाला जाए कि इसका उचित वेन डायग्राम क्या हो सकता है माता, होमोसेपियन और महिला का, तो देखो जितनी भी माताएं होंगी, जितनी भी माताएं होंगी वे सारी की सारी महिला होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि माता महिला के अलावा तो और कोई बन नहीं सकता, महिला को ही माता कहा जाएगा, है कि नहीं। तो जितनी भी माताएं होंगी, जितनी भी माताएं होंगी वे सारी की सारी क्या होंगी? महिलाएं होंगी। ठीक है, अब अगर माता है तो भी मनुष्य है, महिला है तो भी मनुष्य है, यानी सभी माताएं और सभी महिलाएं क्या होंगी? होमोसेपियंस की श्रेणी में, मनुष्यों की श्रेणी में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो इसके ऊपर किसको लगा दिया जाए? होमोसेपियंस को, यानी ये फिगर बनेगा। और ऐसा फिगर कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। एक तरफ लिख दिया अंदर माता, उसके तरफ ऊपर महिला और उसके ऊपर होमोसेपियंस। तो बी क्या हो जाएगा? इसका सबसे बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में
आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। और कथन और निष्कर्ष के इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का जो गौरवशाली अतीत रहा है, ऐसा अतीत, ऐसा पास्ट जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, तो भारत का जो गौरवशाली अतीत रहा है उसका बढ़ता हुआ प्रमाण है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? उसका सबसे बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है तो उसके आधार पर ये जो दो निष्कर्ष, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है? ठीक है, हम सभी लोगों ने देखा था जब कोरोना का समय आया था, तो कोरोना के समय में तमाम जो मेडिकल व्यवस्थाएं थी वो फेल होती जा रही थी। उस टाइम पर आयुर्वेद ने बड़ा सहारा दिया था। कोरोना में अलग अलग प्रकार का जो काढ़ा बनाया जा रहा था, पिया जा रहा था घरों में, मैं भी पीता था, आप लोगों ने भी पिया होगा कोरोना से बचाव के लिए, तो ये आयुर्वेद से ही निकल करके आया था, है कि नहीं? तो पहला जो निष्कर्ष है कि आयुर्वेद दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, आयुर्वेद दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, क्या इस निष्कर्ष को सही माना जा सकता है? क्या नहीं भैया, निष्कर्ष का मतलब होता है जो कथन से डेराइव किया जा सके, जो कथन से निकाला जा सके। और कथन में कह रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत का बड़ा प्रमाण है पश्चिम में आयुर्वेद प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता। तो इससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में आयुर्वेदिक दवाएं लोकप्रिय रही हैं या भारत में आयुर्वेदिक दवाएं लोकप्रिय हैं, यही निष्कर्ष तो निकल सकता है ना। ये निष्कर्ष तो एकदम अपोजिट निष्कर्ष हो गया ना कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। ये कैसा निष्कर्ष हो जाएगा? गलत निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक, फिर अगला निष्कर्ष क्या है? कहता है भारत में एलोपैथी दवाएं ज्यादा लोकप्रिय हैं, यानी आयुर्वेदिक दवाएं इतनी लोकप्रिय नहीं है, एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो ज्यादा लोकप्रिय हैं। ठीक, तो देखिए स्टेटमेंट में वो किसकी चर्चा कर रहा है? आयुर्वेदिक प्रणाली की चर्चा कर रहा है, आयुर्वेदिक दवाओं की चर्चा कर रहा है। एलोपैथी के बारे में उसने कोई चर्चा नहीं की है, और यदि एलोपैथी के बारे में कोई चर्चा नहीं की तो निष्कर्ष जो कि एलोपैथिक दवाओं के बारे में दिया गया है, हम उसके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो ये भी क्या होगा? गलत निष्कर्ष होगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या लगाएं? ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा, समूह में कौन सा अलग, समूह में कौन सा अलग है। ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आओ जरा देखा जाए क्या अलग हो सकता है। 133 का संदर्भ है 98 से 150, 15, 35 का डिफरेंस, ऊपर भी 35 का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो डिफरेंस लेकर के देखा जाए। 133 और 98 का जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 35 का। ठीक है, 150 और 15 का जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है वो भी निकल करके कितना आएगा? 35 का। ठीक, 88 से 53 में 53, 5, 58 और 30, 88, ये भी 35 का डिफरेंस है, यानी सब जगह 35 का डिफरेंस आ रहा है सिवाय चौथे वाले ऑप्शन के, जो डिफरेंस कितने का है? 42 का। ठीक है, तो ऊपर वाले तीनों क्या होंगे? समान हो जाएंगे, क्योंकि उन सब में 35 का डिफरेंस चल रहा है संख्याओं में, जबकि चौथा वाला अलग हो जाएगा, उसमें कितने का डिफरेंस है? 42 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 सितंबर 1948 को कौन सा दिन होगा? ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। ठीक है, तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। 1982 से 1948 पर जाना है, यानी रिवर्स जाना है, बैकवर्ड जाना है। तो हम लोग रिवर्स या बैकवर्ड कैसे जाते हैं? हम लोग जाएंगे 1948 से 1982 तक। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का ईयर वाइज कि 1948 से 1982 तक जाना है, और फिर कहां से कहां तक जाएंगे? 22 सितंबर से 17 दिसंबर तक जाएंगे। जो टोटल हमको विषम दिनों की संख्या मिलेगी उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर निकल आएगा। तो आइए जरा चलना शुरू करते हैं। 1948 से अगर हम चलना शुरू करते हैं और कहां तक चलते हैं? 1982 तक चलते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए हमारे पास में? 48 2 50 हो गए, 50 और 32 82, यानी ये 34 साल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक, इन 34 सालों में कितने विषम दिन हमको मिलेंगे?
अगर विषम दिनों की संख्या निकालें तो चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष, एक विषम दिन तो देगा ही देगा। तो 34 वर्षों में 34 विषम दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस लीप ईयर कितने मिलेंगे? इन 34 सालों में जितने लीप ईयर होंगे उतने एक्स्ट्रा दिन विषम दिन और जोड़ लिए जाएं। ठीक, तो 48 4 से डिविजिबल है पूरी तरह से। ठीक है, 19 तो 48 तो अगर आप काउंट करेंगे तो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। लीप ईयर किनको बोलते हैं? जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो। लेकिन 19 तो 48 को तो हम लोग गिनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 22 सितंबर से चलना शुरू कर रहे हैं, 22 सितंबर से, यानी फरवरी गई। अब अगर फरवरी गई तो 48 को एज अ लीप ईयर यहां पर काउंट नहीं करेंगे। 48 से आगे बढ़ेंगे, 4-4 साल के गैप में हमको लीप ईयर मिलेगा। 48 4 52, तो 52 56 60 64 68 72 76 और 80, कितने लीप ईयर मिलेंगे? 8। सीधे सीधे निकाल सकते हो। कैसे? 34 साल हैं, इन 34 सालों में कितने लीप ईयर मिलेंगे? तो लीप ईयर कौन होगा? जो 4 से डिविजिबल होगा। 34 में 4 का भाग, तो 4 8 32, 8 बार जा रहा है, तो 8 लीप ईयर यहां पर मिल जाएंगे। तो ये हो गए 8 लीप ईयर के 8 एक्स्ट्रा दिन। ठीक, अब इसके आगे ईयर वाइज तो हो गया 22 सितंबर से 17 दिसंबर तक। और चलते हैं, तो चलते हैं जरा 22 सितंबर से। अब अगर 22 सितंबर से चलना शुरू कर रहे हैं तो 22 सितंबर तो बेस डेट है, 22 दिन निकल गए। बचे हुए दिनों में कितने रिमाइंडर मिलेगा, विषम दिन मिलेगा, ये काउंट करें। तो सितंबर कितने दिनों का महीना होता है? 30 दिनों का महीना होता है। अब 30 में से 22 दिन निकल गए तो बचे कितने दिन? 8 दिन बचे। अब 8 दिन का मतलब क्या हुआ? 8 में 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ये किसका रिमाइंडर है? ये सितंबर का रिमाइंडर हो गया। सितंबर के बाद अक्टूबर का रिमाइंडर कितना आएगा? 31 का महीना, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर 3। अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना, रिमाइंडर 2, 30 का महीना। और दिसंबर में कहां तक जाना है? 17 तक, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 3। ये टोटल रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर ये टोटल रिमाइंडर अब मिल गया तो इसके आधार पर काउंट कर लेते हैं। टोटल संख्या 7 से ज्यादा होगी, जितनी बार 7 से भाग देना पड़ेगा ना। तो देखो 34 और 1 35, 7 पना 35, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14, 8 3 11 3 14, 7 दूनी 14, ये भी कैंसिल हो गया। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। और जाना कहां था? बैकवर्ड। तो शनिवार से 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे शुक्रवार और 2 दिन पीछे गुरुवार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? गुरुवार, थर्सडे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को मिसिंग टर्म का। ठीक है, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन दिया गया है। 1 4 9 सारी स्क्वायर की संख्याएं हैं। तो यहां पर क्या आएगा? ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर आ जाए फिर। ठीक है, बीच की संख्याएं 1 2 3 4 हैं, नीचे 2 4 6। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन भैया, जरा ध्यान से देखना। ये जो बीच वाला रो है ना, इस बीच वाले रो के आधार पर देखना, बीच वाले रो में क्या चल रहा है? जो 1 है, 1 का स्क्वायर ऊपर और 1 का 2 गुना नीचे। ठीक है, तो ऊपर क्या चल रहा है? ऊपर चल रहा है स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है? डबल, 2 गुना कर रहे हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 2 गुना 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 2 गुना 6, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, और 4 का 2 गुना क्या होगा? 8। यानी आंसर क्या आना चाहिए? 16 और 8 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी। इसके बाद कहता है यदि एस टी और पी से छोटा है, क्यू टी से लंबा है, टी जो पी से लंबा नहीं है, फिर क्यू केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, पी सबसे लंबा नहीं, तो सभी में से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। फाइंड आउट करना है कि तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। ठीक, तो आइए जो कंडीशन उसने दी है उसके आधार पर इसको अरेंज करते हैं। 5 व्यक्ति हैं हमारे पास में टोटल, तो
5 व्यक्तियों में उसने कहा है कि ये जो Q है ये केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। अगर Q केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है तो बच्चा एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा, तो यहां पर कौन आ जाएगा? Q। ठीक, अब Q केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, बाकी व्यक्ति Q से लंबे होंगे, तो 5 लोग हैं तो Q एकदम बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, तो Q वाला तो खेल हो गया। फिर उसने बोला है Q T से लंबा है, T जो P से लंबा नहीं है, तो Q किससे लंबा है? Q लंबा है T से, और T P से लंबा नहीं है, यानी T क्या है? P से छोटा है, तो T जो है वो P से छोटा है। अब T Q से भी छोटा है, T P से भी छोटा है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि P सबसे लंबा नहीं है, यानी सबसे पहले स्थान पर यहां पर P नहीं आ सकता। फिर कहता है S T और P से छोटा है, तो S किससे छोटा है? S छोटा है T से भी छोटा है और S P से भी छोटा है। S T से भी छोटा है और S P से भी छोटा है। अब इसको जब बनाओगे तो सीधे सीधे बन रहा है कि भैया Q से छोटा कौन है? T। Q से छोटा कौन है? T। हालांकि हमारे प्रश्न का उत्तर निकल आया है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था सभी में तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, सभी में तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति Q होगा, क्योंकि 5 लोग हैं, 2 आगे 2 पीछे, छोड़ो कहीं से भी गिनोगे तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन आएगा? Q आएगा। फिर भी पूरा सॉल्व करके देख लो। ठीक है, प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? Q। ठीक, तो Q से छोटा कौन है? T, और T से भी छोटा कौन है? S। अब बचा P और R, तो P सबसे लंबा है नहीं, तो सबसे लंबा R हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा P। ठीक, बन गया क्वेश्चन। आओ अगले क्वेश्चन पर चलें। दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? ठीक है, अब की बार नेक्स्ट टर्म नहीं निकालना, रॉन्ग टर्म निकालना है। कौन सा पद गलत है? क्या चल सकता है श्रृंखला में? 4, 11, 19, 43, 79 और 161 पास पास की संख्याएं हैं। मल्टीप्लीकेशन तो नहीं चलेगा, और यदि चलेगा भी तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हैं केवल, क्योंकि दोगुना हो रहा है। 80 से 160, 43 से 86, 19 दूनी 38, हाँ दोगुना हो रहा है। ठीक है, तो दोगुने वाला खेल तो चल सकता है। और जरा दोगुना करके देखा जाए क्या? देखते हैं। 4 से 11, तो अगर 4 से 11 करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। पहुंचना है 11 पर, तो प्लस का कितना कर दें? 3 कर दें। ठीक, फिर 11 दूनी कितना होता है? 22, तो 11 दूनी 22 हो गया, लेकिन 19 पर पहुंचना है। अब की बात यहाँ प्लस का 3 किया, यहाँ 19 पर पहुंचना है, तो 11 दूनी 22, और 22 में यदि माइनस का 3 कर दें तो 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर 19 दूनी करें क्या? 38, तो 19 दूनी होता है 38। ठीक है, और 38 में यदि +3 -3, तो अगली बार फिर से +3 होना चाहिए, तो ये 43 गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? 38 और 3 41 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 41 आना चाहिए। ठीक है, और फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो 41 दूनी कितना हो जाएगा? 41 दूनी कितना हो जाएगा? क्या ये आगे सही लिखा है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, 19 दूनी 38 और 3 41 हो गया। 41 दूनी हो जाएगा हमारे पास में, तो 79 भी गलत लिखा है क्या? -3 करेंगे, हाँ सही है, प्लस नहीं -3, तब सही हो जाएगा। तो 41 दूनी कितना हो जाएगा? 82, और 82 -3 कितना हो जाएगा? 79, यानी कि सही लिखा हुआ है। तो इसके आधार पर क्या समझ आया कि 41 जो है वो सही होना चाहिए था, 43 जो है वो गलत लिखा है। तो प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 43 गलत होना चाहिए, 41 होना चाहिए उसकी जगह। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, जरा इसका उत्तर समझा जाए क्या आएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सभागार में 58 दर्पणों को लगाया गया है। एक सभागार है और उस सभागार में 58 दर्पणों को लगाया गया है। 21वें दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब समय
8:41 का है। ठीक है, यानी 58 दर्पण लगे हैं सभागार में, 58 दर्पण लगे हैं। पहले दर्पण पर कुछ और टाइम है, दूसरे दर्पण पर कुछ और टाइम है, तीसरे पर कुछ और, चौथे पर कुछ और, ऐसे करते करते 21वें दर्पण पर जो टाइम है वो कितना है, 8:41 का। 21वें दर्पण का टाइम 8:41 का है। तो कह रहा है कि बताओ 53वें दर्पण का समय क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 53वें दर्पण का समय क्या होगा 53rd मिरर पर। तो भैया एक बात बताओ, अगर 21वें दर्पण का समय 8:41 है तो मिरर इमेज में मैंने क्या बताया है, 11:60 से माइनस करते हैं। अगर वास्तविक समय दिया है और मिरर इमेज निकालना है तो भी 11:60 से माइनस करोगे मेन टाइम से, और वास्तविक समय दिया है मिरर इमेज निकालना है तो भी 11:60 से माइनस करोगे। एक मिरर दिया है उसमें कुछ और टाइम है, उसी को दूसरे मिरर पे देखोगे तो वो होता तो एक्चुअल टाइम जैसा ही है, उसका अगर निकालना है तो भी 11:60 से माइनस करोगे। ठीक, तो अगर हम निकालने चलते हैं कि 21वें दर्पण पर 21st दर्पण में जो टाइम है वो कितना है, 8:41 का। तो 22वें दर्पण में कितना टाइम होगा, 22nd दर्पण में। तो क्या करोगे, 22nd दर्पण के लिए 11:60 में से 8:41 को माइनस करोगे कि नहीं करोगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 19 और फिर ये आ गया 3, यानी 22वें दर्पण में कितना टाइम होगा, 3:19 का। अच्छा, 22वें दर्पण में अगर 3:19 का है तो 23वें दर्पण पर जरा निकालो, 23rd दर्पण में। तो 23rd दर्पण निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, 11:60 में से 3:19 को माइनस करेंगे, कितना आ गया, ये आ गया 8:41। तो ये कितना टाइम हुआ, 8:41। अब यहां से एक चीज समझ में आई आपको, क्या कि 21वें दर्पण में कितना टाइम है, 8:41। 22वें दर्पण में कितना टाइम है, 3:19। 23वें दर्पण में कितना टाइम है, फिर से 8:41। अगर 24वें दर्पण पर निकालेंगे तो अगेन 8:41 को 11:60 से माइनस करेंगे तो 3:19 का समय आएगा। यानी कि 21वां कौन सा है, ऑड नंबर। ठीक है, 23वां कौन सा है, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है। ठीक, ऑड नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे तो 22वां कौन सा है, 22वां है इवन नंबर, है कि नहीं है। तो एक चीज समझ में आती है क्या, कि जो ऑड नंबर वाले मिरर हैं, जो ऑड नंबर वाले मिरर हैं उनमें टाइम 8:41 रहेगा। ऑड नंबर वाले मिरर में टाइम 8:41 रहेगा, जबकि इवन नंबर वाले मिरर में टाइम कितना रहेगा, 3:19। तो अब बताओ ये जो 53rd 53वां दर्पण है ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है कि नहीं, 53 ऑड नंबर है। तो 53rd दर्पण में कौन सा टाइम रहेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसमें समय रहना चाहिए 8:41 का। क्या 8:41 का कोई समय आपको दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, तो प्रश्न का उत्तर क्या लगा दोगे, इनमें से कोई नहीं इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इवन नंबर का पूछता तो 3:19 अपना उत्तर हो जाता। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुक्रम के आधार पर, ठीक है, नीचे दिए गए अनुक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये नीचे एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला के लिए हमसे कह रहा है कि यदि प्रतीकों के तुरंत पहले आने वाली संख्याओं का मान, प्रतीकों के तुरंत पहले आने वाली संख्याओं का मान, प्रतीकों के तुरंत पहले आने वाली संख्याओं का मान उनके संख्यात्मक मान का दोगुना हो, यानी जैसे प्रतीक है ना ये एंड, इसके जस्ट पहले आने वाली संख्या क्या है, 1, इसका मान अपने संख्यात्मक मान का दोगुना हो। तो एंड के पहले क्या लिखा है, 1, और उसका संख्यात्मक मान दोगुना कर दो तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो कहता है यदि संख्यात्मक मान दोगुना हो तो ऐसी सभी संख्याओं के मानों का योग क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, सीरीज दी गई है, कंडीशन को अप्लाई करना है, प्रश्न का उत्तर निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, जैसे सिंबल्स के जस्ट पहले वाली संख्या को पकड़ना है, तो सिंबल एट द रेट की जस्ट पहले कोई संख्या नहीं, एंड के जस्ट पहले क्या है, 1, तो 1 जो संख्या है उसका दोगुना लेना है, तो 1 का दोगुना कितना हो गया, 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सिंबल हमारे पास कहां पर है, सिंबल 3 को नहीं लेंगे क्योंकि सिंबल के पहले चाहिए, सिंबल क्या है, परसेंटेज, के पहले क्या है 9,
तो 9 का मान क्या कर देंगे, दोगुना करके जोड़ेंगे, तो 9 का मान दोगुना 18। फिर सिंबल 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 के पहले संख्या देखो, ये सिंबल है ना, ठीक है, इससे पहले संख्या क्या लिखी है, 2, तो 2 का दोगुना क्या हो गया, 4, तो प्लस का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, सिंबल सिंबल डॉलर नहीं होगा, हैश के जस्ट पहले क्या लिखा है, 7, 7 का दोगुना कितना हो जाएगा, 14, 7 दूनी 14, और आगे कोई सिंबल है नहीं। तो सिंबल्स के पहले, प्रतीकों के तुरंत पहले आने वाली संख्याओं के मान उनके संख्यात्मक मान का दोगुना किया। अब सबको जोड़ेंगे तो 18 2 20 और 14 4 18, 20 और 18 कितना होता है, 38। तो ऑप्शन नंबर डी 38 इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कहता है एक कक्षा में शिवानी ऊपर से 20वीं और मोनिका नीचे से 20वीं है। ठीक, धीरज शिवानी से 6 स्थान नीचे और मोनिका से 5 स्थान ऊपर है। बहुत बढ़िया, धीरज का स्थान दोनों तरफ से पता चल जाएगा। कहता है यदि सूची में कक्षा के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाए तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल। आसानी से बताया जा सकता है, कैसे, क्योंकि जब हम पंक्ति बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी पंक्ति हो गई, ये हुआ हमारे पास टॉप और ये हुआ हमारे पास में बॉटम। ठीक है, तो जब पंक्ति आपने बनाई तो पंक्ति बनाने पर उसने कहा है शिवानी ऊपर से 20वें स्थान पर है। शिवानी का स्थान क्या है, 20वां है। कहां से, ऊपर से, तो शिवानी ऊपर से 20वें स्थान पर है। और मोनिका कहां पर है, मोनिका नीचे से 20वें स्थान पर है। मोनिका कहां पर है, नीचे से 20वें स्थान पर। तो यदि मोनिका को नीचे से 20वें स्थान पर खड़ा किया जाए, मोनिका को नीचे से 20वें स्थान पर खड़ा किया जाए, तो ये मोनिका का स्थान है नीचे से 20वां। अब इसके आधार पर क्या करना है, ये धीरज की वैल्यू दी गई क्या, कि धीरज शिवानी से 6 स्थान नीचे, तो शिवानी का स्थान कहां से पता है, टॉप से 20, और धीरज इसके नीचे जा रहा है, तो टॉप से पता है बॉटम में जाना है, अपोजिट जा रहा है, अपोजिट में वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, तो 20 + 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। किसका स्थान हो जाएगा, धीरज का। कहां से, टॉप से, धीरज का स्थान टॉप से। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है मोनिका से 5 स्थान ऊपर है, तो मोनिका का स्थान कहां से पता है, बॉटम से, कितना, 20, और मोनिका के स्थान से 5 स्थान ऊपर आगे, तो बॉटम से पता है, टॉप पर जा रहे हैं तो अगेन वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये धीरज का स्थान कहां से पता चलेगा, बॉटम से। ठीक है, तो टॉप से धीरज का स्थान पता चला 26, बॉटम से है 25। एक ही व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से स्थान पता चल जाए तो टोटल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, उसके दोनों स्थानों को जोड़ करके माइनस का 1 कर दिया जाएगा, तो प्रश्न का उत्तर आ जाता है। तो 26 + 25 - 1, 26 और 25 कितना हो गया, 51 में से 1 गया तो कितना बचा, 50 बचा। ये क्या हो गया, टोटल वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो क्वेश्चन आया है ब्लड रिलेशन का, आओ जरा देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, P Q R S T U और V, 3 पीढ़ियां हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं। पीढ़ियां कितनी है, 3, और विवाहित जोड़े कितने हैं, 2। ठीक है, कहता है P S का पिता है S, जिसकी सिस्टर इन लॉ U है S, जिसकी सिस्टर इन लॉ कौन है, U। ठीक है, तो S जिसकी सिस्टर इन लॉ U है, क्यू वी की पैटर्नल आंट है। पैटर्नल आंट का मतलब समझते हो, पैटर्नल का मतलब पिता पक्ष की ओर से, और पैटर्नल के आगे आंट लगा दिया, तो पिता पक्ष की ओर से हमारी आंटी कौन होती हैं, बुआ। ठीक है, पैटर्नल आंट होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो कहता है टी आर का पुत्र है लेकिन उसका कोई भाई नहीं है, टी एस का भाई है, वी परिवार का पुरुष सदस्य नहीं है, तो परिवार में कितनी महिलाएं हैं हमसे वो जानना चाहते हैं।
फैमिली ट्री बनाते हैं और फैमिली ट्री बना करके प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। ठीक है, कहता है पी एस का पिता है। ठीक है, तो पी कौन हो गया, पिता हो गया, मेल किसका पिता हो गया, एस का पिता हो गया, तो पी एस का पिता है। ठीक है, एस जिसकी सिस्टर इन लॉ यू है, तो एस की सिस्टर इन लॉ कौन है, यू, एस की सिस्टर इन लॉ यू है। अब सिस्टर इन लॉ यहां पर दो स्थिति में बन सकती है, क्या कि एस अगर फीमेल है तो उसकी शादी जिससे हुई होगी उसकी बहन एस के लिए उसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी यानी ननद, या फिर एस अगर फीमेल है और उसका कोई भाई है उसकी शादी जिसके साथ हुई होगी तो एस की जो भाभी होगी वो भी एस के लिए सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। तो आगे पकड़ करके देखते हैं क्या चल रहा है, अभी यहां से तो नहीं कंफर्म होगा। फिर कहता क्यू वी की पैटर्नल आंट है, टी आर का पुत्र है लेकिन उसका कोई भाई नहीं है, टी एस का भाई है। देखो क्या बोला उसने, टी एस का भाई है। तो जैसे उसने कहा कि टी एस का भाई है तो टी को क्या बना दिया, एस का भाई बना दिया, तो टी भाई हो गया एस का। फिर बोला है टी आर का पुत्र है, टी कौन है, आर का पुत्र है, तो ये टी जो है वो पुत्र है आर का। ठीक है, टी आर का पुत्र है। अब समझना टी किसका भाई है, एस का, एस किसकी बेटी है, पी, एस किसका बच्चा है, पी का, बेटी अभी नहीं कंफर्म है। टी भाई है एस का और एस के पिता कौन है, पी, तो अगर टी एस का भाई है और एस के पिता पी है तो टी के भी पिता कौन होंगे, पी होंगे, तो टी के पिता हुए पी। टी और किसका बेटा है, आर का, तो अगर टी के पिता पी है और टी आर का भी बेटा है तो आर कौन हुई, उसकी मां, और आर और पी आपस में क्या हुए, विवाहित हो गए, आर और पी आपस में विवाहित हो गए। ठीक है, कहता है टी आर का पुत्र है लेकिन उसका कोई भाई नहीं है, दैट इज टी का कोई भाई नहीं है, टी का कोई भाई नहीं है तो एस कौन हुई, टी की बहन हुई, एस टी की बहन हो गई। और जब उसने बोला कि एस जिसकी सिस्टर इन लॉ यू है, एस जिसकी सिस्टर इन लॉ यू है, तो अब क्या कर देंगे, उसने ये भी कहा था कि परिवार में दो विवाहित युग्म हैं, तो अब करते हैं एक काम कि टी और यू को आपस में करते हैं विवाहित। जैसे ही टी और यू को आपस में विवाहित किया तो टी की पत्नी हो गई यू और एस टी की बहन है तो एस की भाभी कौन हो गई, यू हो गई, और एस जिसकी सिस्टर इन लॉ यू है वो कंप्लीट हो गया। फिर बोला उसने क्यू वी की पैटर्नल आंट है। ठीक है, समझना कितने लोग हैं परिवार में, 7, 1 2 3 4 5 लोग जुड़ गए, 2 लोग अभी बचे हुए हैं, और कौन कौन बचे हुए हैं, क्यू और वी, ये 2 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, ये 2 लोग बचे हुए हैं। कह रहा है क्यू वी की पैटर्नल आंट है और वी जो है वो परिवार का पुरुष सदस्य नहीं है तो वी क्या होगी, फीमेल होगी, और क्यू आंट है तो वो भी क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक, उसने पूछा है परिवार में कितनी महिलाएं हैं, ये तो बन गया आंसर। ठीक है भाई, अगर 7 लोगों का परिवार है तो ये पहली महिला, ये दूसरी महिला, ये तीसरी महिला, और Q और V क्या है, Q पैटर्नल आंट है तो महिला हुई, V पुरुष नहीं है तो महिला हुई, तो 3 और 2 5, टोटल कितनी महिला सदस्य हो गई, 5 फीमेल्स हुई यहां पर की नहीं हुई, और यदि 5 फीमेल्स हुई तो B इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर Q और V को ऐड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो उसने कहा था कि 3 पीढ़ियों का परिवार है, कितने, 3 पीढ़ियों का परिवार है, और Q V की पैटर्नल आंट है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, T और U आपस में विवाहित हैं तो यहां पर किसको जोड़ लें, V को, V पुरुष नहीं है तो महिला सदस्य है, और अब S को क्या करें, S को जोड़ दें Q के साथ में, तो Q क्या हो गई, बहन हो गई S की, अगर S बहन है T की तो T की भी बहन कौन हुई, Q, तो Q V की पैटर्नल आंट हो जाएगी। ठीक, अब ये प्रश्न का उत्तर बना बी वाला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बच्चे को 5 वर्ष या उससे अधिक की आयु में स्कूल में डालना चाहिए। कथन और मान्यता यानी कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। कहता है कि बच्चे को 5 वर्ष या उससे अधिक की आयु में स्कूल में डालना चाहिए, ऐसा किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट और पूर्व धारणा में क्या करते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन में क्या करते हैं, जिस भी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है उसने स्टेटमेंट देने के पहले क्या सोचा होगा उसको पकड़ना, क्या सोच करके उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। ठीक, तो जब वो कहता है कि बच्चे को 5 वर्ष या उससे अधिक की आयु में स्कूल में डालना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट देने के पहले ऐसा सोचा होगा कि 5 वर्ष तक
बच्चा जो घर में होता है छोटा, वो इतना विकास उसका हो चुका होता है कि यदि उसको स्कूल में डाला जाएगा तो स्कूल में जो चीजें सिखाई जाती हैं वह उन चीजों को सीखने के योग्य हो जाएगा, है कि नहीं। उसने यही सोचा होगा स्टेटमेंट देने के पहले कि बच्चे को 5 वर्ष या उससे अधिक की आयु में स्कूल डालना चाहिए, उससे कम आयु में स्कूल नहीं डालना चाहिए। ठीक, तो पहला अजम्पशन या पहली मान्यता कि इस आयु में बच्चा विकास के उपयुक्त स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है, यही सोचा होगा भाई साहब ने स्टेटमेंट देने के पहले, तभी उन्होंने कहा कि 5 वर्ष या उससे अधिक की आयु में स्कूल में डालना चाहिए। आजकल के माता पिता जैसे क्या करते हैं, आजकल के माता पिता बच्चा 2 वर्ष का हुआ नहीं कि उसको स्कूल में डाल देते हैं। ठीक है, कौन सा स्कूल होता है, प्ले ग्रुप वाला। ठीक है, अब बच्चा दिन भर वहीं बना है स्कूल में, माता पिता दोनों उठे अपना गए नौकरी करने, सुबह उसको स्कूल में छोड़ दिए, शाम को नौकरी से वापस आए तो उसको उस प्ले ग्रुप वाले स्कूल से लेते हुए चले आए। अब वहां बच्चे ने क्या सीखा, क्या किया, क्या नहीं, समय रहा तो पूछ लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, जय बाबा की, है कि नहीं। लेकिन एक उचित समय जो होता है, मुझे लगता है कि 2 साल के बच्चों को जो स्कूल में भेज दिया जाता है, ये उनके बचपन को मारने जैसा है। ठीक है, आप उनका बचपना उनसे छीन रहे हैं। माता पिता के साथ बच्चे का रहना एक अलग चीज होती है, आप किसी दूसरे के सहारे उस बच्चे को छोड़ करके जाएं वो अलग चीज होती है। ठीक, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि आज की समय स्थिति के अनुसार नहीं 5 साल तो कम से कम 3 साल तो इंतजार करना ही चाहिए। 3 साढ़े 3 वर्ष का हो जाए बच्चा, यानी चौथी में चल रहा हो, ठीक है, किसमें चल रहा हो, चौथी में चल रहा हो, तब जो है उसको विद्यालय में डालना चाहिए। ठीक, तो पहली वाली जो शर्त दी गई है, जैसे ये है हमारा भतीजा, देखो देखो कैसे सूरजमुखी बना हुआ है चॉकलेट खा खा करके, ये देखो, लोगों को हाय बोल दो, हेलो दोस्तों, कह दो हेलो दोस्तों, बोलो, चॉकलेट खा रहे थे क्या। ठीक, अब ये 3 साल का पूरा हुआ, अभी कब, 23 नवंबर को ये 3 साल का पूरा हुआ। अब इनको विद्यालय में डालेंगे मई वई के आसपास, यानी अगले सीजन में डालेंगे इनको विद्यालय में, तब तक ये थोड़ा सा और ग्रो कर जाएंगे, है कि नहीं। ठीक, तो भैया जो पहली वाली बात है कि विकास के उपयुक्त स्तर पर पहुंच जाता है, सीखने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए बच्चे को 5 या अधिक वर्ष में स्कूल भेज देना चाहिए, बिल्कुल सही मान्यता है, सही हो जाएगा। दूसरा कहता है स्कूल 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते। आपका बच्चा 5 साल का होने के बाद 6 वर्ष का हो गया, आप गए उसको स्कूल लेकर के कि भैया हमारे बच्चे को एडमिशन दे दो स्कूल, उनका अरे पगला होता एकदम, 6 साल का बच्चा हो गया, अब तुम्हारे बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन दें, इतना भारी बच्चा हम नहीं बैठा सकते स्कूल में, ना ना आप लेके जाइए इसको। ये तो एकदम मूर्खतापूर्ण मान्यता है ना कि 6 साल के बाद प्रवेश नहीं देंगे, हट गलत है। तो केवल पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ऐसा वो जानना चाहता है। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य, अक्षर और पदबंध यानी फ्रेज। तो भैया अगर हम इसको अरेंज करेंगे सही क्रम में तो सबसे पहले अक्षर आएगा, है कि नहीं, सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर। अक्षर से क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, अक्षरों को मिला करके शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनते हैं, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, अक्षर को लिखेंगे, 4 नंबर। सबसे पहले अक्षर आएगा, अक्षरों को मिला करके शब्द बनता है तो नंबर 1, शब्दों को मिला करके वाक्य बनता है तो कहां पर आ गया, 3 वाला आ गया वाक्य, यानी 4 1 3 से शुरू होगा और 4 1 3 से केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है, देखो ऑप्शन नंबर बी, यही दिया गया है कि नहीं, 4 1 3 से, बाकी तो कोई दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो 4 1 3 हो गया, इसके बाद क्या आएगा, वाक्य से फ्रेज बनेगा और फ्रेज से बनेगा पैराग्राफ, तो क्या आएगा 5 और 5 के बाद 2, बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस सत्र का, क्या कहता है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है और सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ निष्कर्ष दिया है, पूछ रहा है बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है। तो सिलोगिज्म का एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसको बना लेते हैं। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो जितने भी कुत्ते हैं,
ठीक है, वे सभी के सभी क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। और कोई दरवाजा कुत्ता नहीं, तो कोई भी दरवाजा कुत्ता नहीं है। ये बन जाएगा ना इसका फिगर, कोई भी दरवाजा कुत्ता नहीं है। अब जरा कंक्लूजन निकालते हैं। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है। तो देखो जरा, दरवाजे का संबंध किससे दिया है, कुत्ते से, नो का। दरवाजे का संबंध कुत्ते से दिया है, नो का, कि कोई भी कुत्ता दरवाजा नहीं है, या कोई भी दरवाजा कुत्ता नहीं है। ठीक है, कोई भी दरवाजा कुत्ता नहीं है। ठीक, लेकिन जो बिल्ली है वो तो कुत्ते के ऊपर है ना, बिल्ली कुत्ते के ऊपर है। तो बिल्ली के जितने हिस्से में कुत्ता रखा हुआ है, बिल्ली के जितने हिस्से में कुत्ता रखा हुआ है, बिल्ली का उतना हिस्सा दरवाजे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कुत्ता दरवाजा नहीं है। तो बिल्ली के जितने हिस्से में कुत्ता रखा है, कुत्ते बिल्ली का उतना हिस्सा दरवाजा नहीं होगा, यानी कुछ बिल्ली दरवाजा नहीं होंगी, ऐसा तो कहा जा सकता है। और वो कह रहा है कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, ये पूरी तरह से क्या होगा, गलत। ठीक है, ये गलत हो जाएगा कि कोई भी दरवाजा बिल्ली नहीं है। ठीक, क्योंकि कुछ दरवाजा बिल्ली नहीं होगा, बाकी का दरवाजा बिल्ली हो सकता है। ठीक, दूसरा, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, अगेन कुछ बिल्ली दरवाजा नहीं है, बाकी की बिल्ली दरवाजा हो सकती है, तो इसको भी क्या करेंगे, गलत करेंगे। फिर कहता है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। जरा इसको देखो, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो भैया बिल्ली से कुत्ते की ओर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कहां जा रहे हो, बिल्ली से कुत्ते की ओर जा रहे हो, तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो ना। और मैंने क्या करना था, जब बाहर के अंदर से, बाहर के सर्कल से अंदर के सर्कल में आप जाते हो, तो ऑल वाला कैसा केस होता है, डाउटफुल, लेकिन सम वाला केस कैसा होता है, 100% सही। तो देखो उसने क्या पूछा है, सम का ही तो केस पूछा है, कुछ, कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो बाहर से जा रहे हो अंदर, बिल्ली का कुत्ते से संबंध पूछा है सम का, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। अगेन क्या पूछा आपकी बार, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो बाहर से अंदर जा रहे हो, अभी अभी मैंने बताया ऑल यानी सभी का केस कैसा होता है, डाउटफुल होता है। तो सभी बिल्लियां कुत्ते हैं कैसा हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और सिंगल डाउट है भैया, बाकी और कोई डाउट तो है नहीं कि आइदर की कंडीशन लगा सकें, और यहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं लगी डाउट में, तो ये सिंगल डाउट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या निकाला जाएगा, प्रश्न का उत्तर निकलेगा कि केवल तीसरा सही है, बाकी सारे के सारे गलत। समझ आया, बाकी सारे के सारे गलत। ठीक, तो ये थी भैया आज की हम लोगों की क्लास। आज के इस सत्र को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये ऑफिशियल ऐप है रीजनिंग एक्सप्रेस की, जो चैनल है रीजनिंग एक्सप्रेस उसी की ऑफिशियल ऐप है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, रजिस्ट्रेशन कर लें यानी लॉगिन कर लें। एक बैच उसमें पड़ा हुआ है, उस बैच में एक क्लास फ्री है अल्फाबेटिकल सीरीज की, उसको पढ़ लें ताकि आपका रीजनिंग का जो सोल होती है, आत्मा, अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज, वो आपकी क्लियर हो जाए, वो आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो गूगल लेंस से, या फिर वो जो ऐप है और ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इन दोनों का लिंक, डाउनलोड लिंक कहां पर है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर भी क्लिक करके अपने आप को जोड़ सकते हो। इस क्लास में मैं एग्जाम से, इस ग्रुप में एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, क्लास नोटिफिकेशन और ये सारी चीजें भेजता हूं, आप अपने डाउट्स भी इसमें पूछ सकते हो। ठीक, बस भैया अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास आपको क्यों अच्छी लगी, क्लास में आपको क्या अच्छा लगा। ठीक, इसके अलावा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और शेयर करना बहुत जरूरी है, इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं इस क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के सत्र को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। खूब खुश रहो, मस्त रहो, तरक्की करते रहो और पढ़ाई लिखाई करते रहो, सिलेक्शन निकालना है। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।